दोस्तों, चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग क्लाइमेटोलॉजी में आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे, प्रेशर बेल्ट्स और प्राइमरी सर्कुलेशन। हम लोग इसके पहले एक सेल का चैप्टर देखे थे जहाँ पे हम लोगों ने जो हमारी हेडली सेल है, फेरल सेल है, पोलर सेल, इन सेल्स को हम लोगों ने देखा था। और उन सेल्स को पढ़ने के दौरान हम लोगों ने थोड़ा सा वहां पर प्रेशर बेल्ट की चर्चा हुई थी, क्योंकि जब आप प्रेशर बेल्ट को समझेंगे तो ही आप सेल के कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग प्रेशर से रिलेटेड चीज़ें नहीं समझ पाए थे। तो आज हम लोग प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे क्रिएट होता है, कौन कौन से फैक्टर्स इसको प्रभावित करते हैं, और कुछ इसमें एक्सेप्शंस भी हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। और ये जो हमारा प्रेशर है, इसी से जो सर्कुलेशन है हमारा विंड का, वो इसी से जनरेट होती है विंड्स। तो सर्कुलेशंस को भी हम लोग समझेंगे। सर्कुलेशन यहाँ पे हम इस चीज को बस ऐड कर दे रहे हैं, बाकी जब हम लोग अदर सर्कुलेशंस भी देखेंगे तो वहां पे वो चीजों को भी हम कवर करेंगे। जैसे सर्कुलेशन हम लोग का मेनली तीन तरह का होता है। एक हमारा प्राइमरी सर्कुलेशन, जिसको कि आज हम लोग देखने वाले हैं। इसमें नॉर्मली जो हम ज्यादातर पढ़ते ही हैं, पोलर विंड्स, वेस्टर्लीज, ट्रेड विंड्स। तो ध्रुवीय हवाएं, पछुआ हवाएं और व्यापारिक हवाएं, ये तीन तरह की जो हमारी हवाएं हैं, ये आपकी प्राइमरी सर्कुलेशन के अंतर्गत आती हैं। इसे हम लोग परमानेंट विंड, प्लेनेटरी विंड, प्रिवेलिंग विंड, बहुत सारे नाम हैं इसके, और इन सभी को हम लोग आज अच्छे से देखने वाले हैं। इसके बाद जो हम लोग का सेकेंडरी सर्कुलेशन होता है, सेकेंडरी सर्कुलेशन में हम लोग जनरली जो ऐसा सर्कुलेशन है जो हमेशा एक तरह जिसका फ्लो नहीं होता, जैसे कि उसमें हम लोग साइक्लोन, एंटी साइक्लोन हो गया, और हम लोग का जैसे मॉनसून की जो विंड्स होती हैं, इसमें क्या होता है, इसमें आप कब देखेंगे कि आप एक इसका निश्चित टाइम होता है। जैसे मॉनसून में क्या होता है, 6 मंथ अलग डायरेक्शन होगी, 6 मंथ अलग डायरेक्शन होगी। तो ये सब जो हमारे सर्कुलेशंस हैं, ये सेकेंडरी में चले आते हैं। और एक हमारा टर्शरी सर्कुलेशन भी होता है, जो बहुत ही छोटे लेवल का। इसमें हम लोग जो हमारी लोकल विंड्स होती हैं, और जो लोकल विंड्स हो गई, लोकल विंड आप जानते ही होंगे, चिनूक, फॉन, सिराको, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके बाद जो हमारी कुछ ऐसी विंड होती हैं जो डेली, जिनके डायरेक्शन में हमें रात में और दिन में हमें चेंज देखने को मिलता है, जैसे कि जिसे हम लोग दैनिक हवाएं कहते हैं, स्थलीय और जलीय समीर हमारी, और पर्वत और घाटी समीर, लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, और माउंटेन ब्रिज और वैली ब्रिज, पर्वत समीर, घाटी समीर, और स्थलीय समीर और जलीय समीर। ये जो हमारी हवाएं हैं, ये हमारी दैनिक हवाएं होती हैं, जिसमें आप जानते हैं कि दिन में अलग स्थिति होती है, रात में अलग स्थिति हो जाती है। तो ये हम लोग का टर्शरी सर्कुलेशन होता है। तो ये तीन तरह का सर्कुलेशन आप लोग इसको क्लियर रखिए, इस चार्ट को अच्छे से समझ लीजिए। और ये चार्ट आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं पे टर्शरी सर्कुलेशन पूछा जा रहा है तो आपको उसको बताना है, सेकेंडरी में आपको इन चीजों को बताना है, मॉनसून वाली चीजें, और प्राइमरी में जो कि हम लोग आज देखने वाले हैं। तो ये तीन तरह का आपका हमारे एटमॉस्फेयर में सर्कुलेशन देखने को मिलता है, हवाओं का परिसंचरण। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन की, इसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। और यहाँ पे हम एक चीज और बता दे रहे हैं कि आप लोग जो हमारी लोकल विंड्स हैं, टर्शरी सर्कुलेशन में जो लोकल विंड्स हैं, कौन सी लोकल विंड कहाँ फ्लो होती है, जैसे चिनूक कहाँ की विंड है, फॉन, ये सब आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। लेकिन इसको लिस्टिंग करके अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि मैच द फॉलोइंग वाले जो क्वेश्चंस हैं, वो यहाँ से नेट जेआरएफ के एग्जाम में काफी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अब हम लोग आज के अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रेशर बेल्ट को समझने से पहले हम लोग समझेंगे प्रेशर क्या होता है। जो हम लोग का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वास्तव में ये चीज आप सभी लोग जानते होंगे कि जैसे ये हमारा एक जैसे मॉडल है अर्थ का, ये एक सिंपल मॉडल मैंने ड्रॉ किया है, और वास्तविकता तो ऐसी नहीं है, इसमें एक झुकाव भी है। लेकिन हम लोग एक नॉर्मल मॉडल बना के इसको समझ रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट को। तो ये जो हमारा एक मॉडल है, इसमें अगर इसको हम मान लेते हैं कि ये पृथ्वी है,
तो इसके चारों ओर एक एटमॉस्फेयर होता है। और ये जो एटमॉस्फेयर के बहुत सारे एलिमेंट्स हम जानते हैं, जैसे कि वेपर्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, डिफरेंट टाइप्स की गैसेस होती हैं। गैसेस में आप लोग को पता ही होगा कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, ये क्रम है बहुत इंपॉर्टेंट। ये क्रम भी पूछा जाता है परसेंटेज। तो ये तो खैर हम लोग जब एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे तो वहां पे किस गैस का क्या प्रतिशत है, ये सब चीजें वहां पे हम लोग देख लेंगे। लेकिन अभी के इस चैप्टर के लिए जो चीज हमारे लिए जरूरी है वो ये है कि प्रेशर ये जनरेट कैसे होता है। हम लोग ये पढ़ तो लेते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बट वो कैसे क्रिएट होता है इस चीज को हम लोग देख रहे हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स की गैसेज जो हैं ये आपकी पृथ्वी के चारों ओर एटमॉस्फेयर में है, और डस्ट पार्टिकल्स हैं और वाटर वेपर्स हैं। अब ये डस्ट पार्टिकल्स कैसे पहुंचते हैं? ये डस्ट पार्टिकल्स में ह्यूमन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत सारी घटनाएं प्राकृतिक तौर पे घटित होती रहती हैं जिससे डस्ट एटमॉस्फेयर तक पहुंचती है। कभी कभी वोल्केनिक कहीं इरप्शन हो जाता है, उससे डस्ट पहुंचती है। और बाकी ह्यूमन फैक्टर तो है ही, ह्यूमन एक्टिविटीज से डस्ट एटमॉस्फेयर तक पहुंचती है। तो ये जो हमारे डस्ट पार्टिकल्स हैं, गैसेस हैं और वेपर, वेपर भी कोई वाटर बॉडी हो गया, वहां से इवेपोरेशन हो रहा है, या कोई वेजिटेशन है उससे इवेपो ट्रांसपरेशन हो रहा है, वहां से वेपर पहुंचती है। तो ये जो तीनों चीजें हैं ये आपने पढ़ा होगा कि वायुमंडल के जो एलिमेंट्स है, जो उसके संघटक हैं, उसमें इन डस्ट पार्टिकल्स का, इन गैसेस का और इन वेपर्स का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। और बहुत सारी घटनाएं जैसे कि स्कैटरिंग, डिफ्यूजन, एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन, ये सब जो है ये इन्हीं एलिमेंट्स के कारण संभव हो पाती हैं। और फिर बहुत सारी चीजें इनसे संबंधित हैं। तो ये तो हो गई बात दोस्तों इन एलिमेंट्स की। अब आप जानते हैं कि अर्थ का एक ग्रेविटेशनल पावर है, एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति है अर्थ के पास। तो अर्थ जो है वो उस ग्रेविटी से ही इन चीजों को अपनी ओर आकर्षित किए हुए है। और जब ये चीजें आकर्षित रहेंगी तो निश्चित सी बात है कि ये अर्थ के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेंगी, और ये इसी से क्रिएट होता है प्रेशर। यही है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि एटमॉस्फेयर की जो डिफरेंट हमारी लेयर्स हैं, वायु की जो परतें हैं, वो धरती की सतह पे एक प्रेशर बना रही है, एक प्रेशर क्रिएट कर रही है। और वो प्रेशर कैसे बन रहा है? जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है वो इन सभी चीजों को, एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर हम इसको इनडायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर को पूरा अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। और ये स्वाभाविक सी बात है कि जब आकर्षित करेगा, एटमॉस्फेयर वास्तव में क्या है? एटमॉस्फेयर, वायुमंडल जो है वो पृथ्वी के चारों ओर एक गैसीय आवरण है। उसमें गैस भी है, उसमें डस्ट पार्टिकल्स भी है, उसमें वेपर भी है। जब ये चीजें, गैस, डस्ट पार्टिकल्स और वेपर, ये तीनों चीजें एटमॉस्फेयर में है, और जब ये सब कुछ आकर्षित होगा पृथ्वी की ओर, तो ये निश्चित सी बात है कि इस पे प्रेशर पड़ेगा। और यही है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर वायुमंडलीय दबाव का शाब्दिक अर्थ ही है। अगर हम किसी भी टर्म को ध्यान से पढ़ें तो टर्म का मीनिंग हमें आसानी से समझ में आ जाता है। जैसे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब एटमॉस्फेयर जिस प्रेशर को जनरेट करे, या एटमॉस्फेयर जिस प्रेशर को क्रिएट करे, वही प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और कहाँ क्रिएट करेगा? वो क्रिएट करेगा पृथ्वी के ऊपर। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और ये चीज भी हम लोग जानते हैं, इसी से रिलेटेड है कि जो हमारी भारी गैसेस होती हैं वो नीचे की ओर होती हैं, जो हमारे डस्ट पार्टिकल्स, वेपर्स हैं, ये ज्यादातर नीचे ही होते हैं, क्योंकि ऊपर जब हम जाएंगे तो इनकी मात्रा कम होती जाती है। उसका रीजन हम लोगों ने देख लिया कि अर्थ इनको अट्रैक्ट करती है। ऊपर की ओर हम जाएंगे तो हमको हल्की गैसेस मिलेंगी, जैसे कि हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन। ऊपर हमें गैसेस जो है वो हल्की मिलना शुरू हो जाती है, नीचे भारी गैसेस हैं। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट, एक बहुत महत्वपूर्ण रीजन था एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है और कैसे क्रिएट होता है। इस चीज को हम लोगों ने यहाँ पे समझा। जैसे यहाँ पे मैंने एक सिंपल सी लिस्टिंग कर दी है, जिससे आप लोग जब नोट्स अपना बनाए तो उसमें काफी हेल्प मिलेगी आप लोगों को। अब हम लोग कुछ फैक्टर्स को समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इस बेल्ट के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। देखिए कौन कौन सी चीजें हैं जो प्रेशर को प्रभावित करती हैं। हम लोगों ने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को तो समझ लिया
ये प्रेशर पृथ्वी पे लगता कैसे है, लेकिन कौन कौन सी चीजें हैं जो इसको प्रभावित करने वाली हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। आइए, सबसे पहले है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है, ये जहां जहां टेम्परेचर आपका, ये एक रिलेशन है दोनों में, टेम्परेचर और प्रेशर में विपरीत संबंध होता है। एक एक पॉइंट को आपको ध्यान से सुनना है और हर जगह से आपको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट मिलेगा। क्यों? अब हर जगह एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि क्यों होता है ऐसा, क्यों टेम्परेचर और प्रेशर में एक अपोजिट रिलेशनशिप होती है। कुछ ना कुछ तो रीजन होगा, हम ऐसे रट नहीं सकते किसी चीज को। तो उसके पीछे एक रीजन है। उसके पीछे रीजन ये है कि जहां पर जैसे टेम्परेचर अगर अधिक हो गया तो वहां पे क्या है, हवा गर्म हो जाएगी। हवा जब गर्म हो जाएगी तो वो हल्की हो जाएगी और वो ऊपर उठ जाएगी। अगर मान लीजिए कि ये कोई लैंड एरिया है और गर्म हो गया, और इस लैंड एरिया पे जब ये गर्म हो गया तो हवा यहाँ की थी वो हल्की होके ऊपर उठ गई। जब हल्की होके वो ऊपर उठ गई तो ये स्वाभाविक सी बात है कि ऊपर उठने पे प्रेशर यहाँ पे कम हो जाएगा, क्योंकि ये एरिया तो खाली हो गया। अभी तक वायु की परतों ने इस एरिया पे प्रेशर बनाया हुआ था, लेकिन चूंकि मैंने ये अभी बताया कि ये आप कल्पना करिए कि ये एरिया गर्म हो गया, तो गर्म होने से क्या होगा, हल्की होके हवा ऊपर उठ जाएगी। जब पूरी हवा ही ऊपर उठ जाएगी तो प्रेशर स्वाभाविक सी बात है कम हो जाएगा। और एक तो ये आपका हो गया कि इसी कारण हम जानते हैं कि टेम्परेचर और प्रेशर में अपोजिट रिलेशनशिप है। वहीं मान लीजिए कि एरिया बहुत ठंडा हो गया, एक हम दूसरा केस लेते हैं, उससे और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब बहुत ठंडा हो जाएगा तो क्या होगा उस स्थिति में, उस स्थिति में ये होगा कि हवा यहाँ पे भारी हो जाएगी और भारी होने के बाद वो नीचे बैठेगी। जब हवा नीचे बैठेगी तो ये एकदम सिंपल सी चीज है कि नीचे बैठने पे वो हवा प्रेशर को और बढ़ा देगी। तो इसीलिए हम कहते हैं, हम बुक्स में पढ़ लेते हैं बट इस चीज को हम कभी उतना ध्यान से सोचते नहीं कि आखिर रीजन क्या है। किताबों में, किताबों की बहुत बड़ी ये कमी है कि वो लोग किसी पॉइंट को बस लिख देते हैं बट उसको एक्सप्लेन नहीं करते। और अगर वो इस तरीके से एक्सप्लेन कर दें तो स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से समझ में आएगा। लिखा तो ये रहता है कि हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, बट क्यों ऐसा है, तो उस चीज को हम लोगों ने आज यहाँ पे समझा। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है एटमॉस्फेरिक एलिमेंट। वो हम लोगों ने देख ही लिया अभी पहले कि जो आपके एलिमेंट्स हैं जिसमें कि गैस है, वेपर है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, ये प्रेशर बनाते हैं हमारे पृथ्वी के ऊपर, क्योंकि ये आकर्षित रहते हैं पूरा पृथ्वी की ओर। और मेन एटमॉस्फेयर में यही है ही। और हाइट, हाइट का इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम हाइट में ऊपर उठेंगे, ऊपर उठने पे क्या होगा, जब हम अल्टीट्यूड में ऊपर उठेंगे तो गैसेस हमारी हल्की होती जाएंगी, डस्ट पार्टिकल्स की मात्रा कम होती जाएगी, और हम लोग का जो वेपर है उसकी मात्रा कम होती जाएगी। जितने भी हमारे एटमॉस्फेरिक एलिमेंट हैं इन सब की मात्रा ऊपर की ओर कम होती जाएगी, और ऊपर हमारा जो प्रेशर है वो धीरे धीरे क्या होगा, कम होता जाएगा। और ये आपको पता ही है कि इन्हीं चीजों की वजह से, जैसे जो हमारे एटमॉस्फेरिक एलिमेंट हैं ये नीचे नीचे ज्यादा है, ऊपर की ओर कम है। जब ये ऊपर की ओर कम है तो उस वजह से हमारा ऊपर का जो वायुमंडल है वो विरल है, सघन नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा विरल है। इस वजह से ऊपर हमारा प्रेशर कम हो गया है। और इसमें थोड़ा सा अगर हम इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहें तो हम लोग इस तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक डायरी है और आप ये कल्पना करिए कि ये जो डायरी के डिफरेंट पेजेस हैं ये इस तरीके से रखे हुए हैं एक के ऊपर एक, ठीक है, वैसा दिख भी रहा है ये। तो अब क्या होगा अगर हम आपसे ये पूछें कि जो आपका ऊपर के जो पेजेस हैं इस पे ज्यादा प्रेशर होगा कि नीचे के जो पेजेस है इस पे ज्यादा प्रेशर होगा, तो आंसर सिंपल होगा कि जो नीचे के हमारे पेजेस हैं इस पे ज्यादा प्रेशर होगा। ठीक है, जो हम लोग के ऊपर के पेजेस हैं उस पे उतना प्रेशर नहीं होगा। जैसे इस हिस्से पे यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे बहुत कम प्रेशर होगा, यहाँ थोड़ा ज्यादा होगा, यहाँ उससे ज्यादा होगा, और जो आखिरी पेज होगा यहाँ पे उस पे मैक्सिमम प्रेशर होगा। क्योंकि उस पे क्यों ज्यादा प्रेशर होगा, उसके पीछे रीजन है। इस नीचे वाले पेज के ऊपर इन सभी लेयर्स का प्रेशर होगा, इसके ऊपर तो कोई लेयर है नहीं इसलिए इस पे प्रेशर बहुत कम होगा, है भी तो कम है। अगर इसकी हम बात करें तो इस पे
लेयर्स तो हैं लेकिन अपेक्षाकृत कम है, तो सबसे ज्यादा प्रेशर यहीं पे होगा क्योंकि इस सब की लेयर्स का प्रेशर ये वहन कर रहा है यहाँ पर। तो इसी वजह से ये कॉन्सेप्ट आपका यहाँ से अब और अच्छे से क्लियर रहेगा कि जो नीचे के एरियाज हैं, जैसे अगर इसको हम पृथ्वी मान लें, ये आपका सरफेस है, अर्थ का सरफेस है ये, और ये आपका ऊपर के एरियाज है। तो अर्थ के सरफेस पे वायुमंडल की जो परतें हैं उनका पूरा प्रेशर पड़ रहा है। इस वजह से सरफेस पे प्रेशर जो है वो ज्यादा होता है। जैसे जैसे हम ऊपर उठते जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर स्वाभाविक सी बात है कम होता जाएगा, क्योंकि ऊपर की जो लेयर है उनकी अपेक्षा नीचे के जो लेयर्स हैं, अगर हम 10 किताबें हैं, 10 किताबों को हम इस तरीके से अगर रख दें क्रम से एक के ऊपर एक, तो जो हमारी 10वीं किताब होगी उस पे सबसे ज्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि 9 किताबों का प्रेशर वो 10वीं किताब झेल रही होगी, और जो हमारी दूसरी किताब होगी उस पे केवल एक किताब का प्रेशर होगा, या हमारी जो चौथी किताब होगी उसके ऊपर सिर्फ 3 किताबों का प्रेशर होगा, लेकिन 10वीं किताब के ऊपर 9 किताबों का प्रेशर होगा। तो वही चीज है कि हमारे पृथ्वी के संदर्भ में पृथ्वी का जो सरफेस है, या अगर हम इसको सी सरफेस मान लें, तो सागर तल पे जो प्रेशर है वो मैक्सिमम पूरे एटमॉस्फेयर की परतों का प्रेशर सागर तल पे होगा, लेकिन ऊपर उठने पे स्वाभाविक सी बात है प्रेशर हमारा कम होता जाएगा। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट एक टेबल है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। ये टेबल आपको वेबसाइट्स पे भी काफी जगह मिल जाएगी और ऐसे समझ में नहीं आती ये टेबल, लेकिन अभी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया वहां से ये टेबल क्लियर रहेगी आपकी। देखिए सागर तल पे जो प्रेशर है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कितना प्रेशर होता है, तो 1013.25 मिली बार का ये प्रेशर है। अब हम देखिए जैसे जैसे हम ऊपर उठते जा रहे हैं, लास्ट में देखिएगा 30 किलोमीटर की हाइट पे, वहां पे आप देखिए प्रेशर कितना हो गया, प्रेशर 1013.25 मिली बार से घटते घटते आप देखिए क्रमशः घट रहा है, और 30 किलोमीटर पे 11.97 मिली बार ये प्रेशर हो गया है। ठीक, बीच में हम देख लेते हैं थोड़ा सा, जैसे आप देखिए 15 किलोमीटर पे 121.11 मिली बार है, 25 किलोमीटर पे 25.49 मिली बार है। तो ये तालिका क्या शो कर रही है, बगल में कैसे कमी हुई है उसको दिखाया गया है। तो ये मॉर्गन, जेएम मॉर्गन और एमडी मॉर्गन, ओलिवर एंड हिडोरे, इन लोगों के वर्क्स हैं, काफी इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स हैं। ओलिवर और हिडोरे का एक हीट बजट भी हम लोग कभी पढ़ लेंगे, उसको भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन विद्वानों का जो ये इन विद्वानों की जो ये टेबल है, यह क्या शो कर रही है, ये टेबल यही शो कर रही है जो हम लोगों ने अभी कॉन्सेप्ट समझा कि नीचे का जो हिस्सा होगा, सबसे नीचे का हिस्सा, उस पे पूरे ऊपर के हिस्सों का दबाव पड़ेगा, इस वजह से वहां पे प्रेशर ज्यादा होगा, और ऊपर के हिस्से पे निश्चित रूप से प्रेशर कम होता जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों ने तालिका देख ली होगी, स्क्रीनशॉट भी उसका ले लीजिएगा। और यहाँ हम लोग का नेचुरल फैक्टर्स ये हो गया कि हाइट, ऊंचाई प्रेशर को कैसे प्रभावित करती है, एटमॉस्फेरिक एलिमेंट्स कैसे प्रभावित करते हैं, और तापमान कैसे प्रभावित करता है। अब ह्यूमन फैक्टर देख लेते हैं। देखिए CO2 इंक्रीज हो रही है एटमॉस्फेयर में, और ये CO2 एक गैस है, ये इंक्रीज होगी। वैसे तो ये गैस हमारे लिए बहुत अच्छी है, लेकिन हम इसकी मात्रा बढ़ा रहे हैं। प्राकृतिक तौर पे CO2 हमारे लिए अच्छी है क्योंकि ये काउंटर रेडिएशन करके पृथ्वी के तापमान को मेंटेन की रहती है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, इसकी मात्रा जो प्राकृतिक रूप से है उसको बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहे हैं, काफी कर चुके हैं और निरंतर करते जा रहे हैं। तो अब ये अच्छी चीज हमारे लिए हानिकारक साबित हो रही है। डस्ट में वृद्धि हो रही है, वेपर में वृद्धि हो रही है, पॉन्ड्स बन रहे हैं, लेक्स बन रही हैं, डिफरेंट आर्टिफिशियल जो हमारे डैम्स के माध्यम से जो लेक्स बनती हैं आर्टिफिशियल, वो सारी चीजें, बहुत सारे ऐसे ह्यूमन वर्क्स हैं जो वेपर को इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये चीजें हैं जो कि, और ये सिंपल सी चीज है कि जब ये चीजें इंक्रीज होंगी तो जिस स्थान पे इंक्रीज होंगी वहां का प्रेशर इससे प्रभावित हो जाएगा, प्रेशर निश्चित सी बात है इंक्रीज होगा। या अगर ये चीजें कहीं पे घट गई किसी कारण से तो डिक्रीज हो जाएगा। तो ये कुछ ह्यूमन फैक्टर्स हैं जो प्रेशर को प्रभावित करते हैं, ये कुछ नेचुरल फैक्टर्स हैं जो प्रेशर को प्रभावित करते हैं। वैसे नेचुरल फैक्टर्स आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और एक और लाइन मैंने लिखी है,
इट इज स्पेशल एंड टेम्पोरल। प्रेशर जो होता है ये स्थानिक और कालिक चीज है। हम किसी भी चीज को ये नहीं मान सकते कि, वैसे ये पॉइंट आपको किताबों में कहीं मिलेगा नहीं, लेकिन अगर आप ध्यान से सोचें तो ये चीज खुद आपको रियलाइज होगी कि प्रेशर स्थानिक है। स्थानिक का मतलब ये जरूरी नहीं है कि हम किसी एरिया को, हम जब पढ़ते हैं किताब में तो हम जनरलाइज वे में पढ़ते हैं। हम पूरे इंडिया को एक ही उसमें ले लिए, एक ही एस्पेक्ट में, या पूरे यूपी को हम एक एस्पेक्ट में ले लिए। लेकिन ये संभव है कि यूपी में किसी शहर के ऊपर अलग प्रेशर हो, किसी शहर के ऊपर अलग प्रेशर हो सकता है कोई इंडस्ट्रियल सिटी हो, उसके ऊपर डस्ट इतना हो कि बहुत ज्यादा प्रेशर हो। या अगर हम दो स्टेट्स की बात करें, यूपी से सटा ही है उत्तराखंड, बिल्कुल नजदीक है पास में, तो वहां पे क्या होगा, वहां पर अगर आप देखेंगे तो प्रेशर अपेक्षाकृत, अगर हम एक नॉर्मल सी स्थिति देखें तो वहां के कुछ शहरों का प्रेशर कम होगा, क्योंकि वैसा इंडस्ट्रीज तो है नहीं। वहीं यूपी में अगर हम कानपुर देखें या गुजरात की किसी इंडस्ट्रियल सिटी में चले जाएं तो डस्ट की मात्रा बहुत अधिक है, पॉपुलेशन वहां ज्यादा है। तो इसलिए प्रेशर जो है, भले ही हम एक जनरलाइज वे में पढ़ लें बैट्स को, लेकिन एक ये अगर हम बहुत माइक्रो लेवल की स्टडी करें, बड़े लेवल की स्टडी ऐसी नहीं हो सकती है, लेकिन अगर हम माइक्रो लेवल की स्टडी करें तो माइक्रो लेवल की स्टडी करने पे हमें ये चीज पता चलती है कि प्रेशर स्पेशल फिनोमेना है और इसमें स्थानिक रूप से हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। वहीं ये टेम्पोरल भी हो सकता है, ये कालिक भी हो सकता है। इसके पीछे क्या रीजन है कालिक होने के पीछे? कालिक होने के पीछे रीजन ये है कि हो सकता है, मान लीजिए कि कहीं पे बहुत ज्यादा कोई एरिया अच्छा है, इंडस्ट्रीज नहीं है, ग्रीनरी है, सब कुछ सही है, लेकिन वहां पे इंडस्ट्रीज लग गई, 15 से 20 साल में एकदम लैंडस्केप चेंज हो गया, तो स्वाभाविक सी बात है ये चीजें इंक्रीज होंगी और प्रेशर उससे प्रभावित हो जाएगा। या कोई हिस्सा पहले काफी इंडस्ट्रियल लैंडस्केप था, वहां का दिक्कतें थी, CO2 बहुत ज्यादा थी, डस्ट बहुत ज्यादा थी, ह्यूमन फैक्टर्स प्रभावित थे, लेकिन बाद में क्या हुआ कि लैंडस्केप धीरे धीरे चेंज हुआ, कुछ गवर्नमेंट प्लान्स ऐसे है कि चेंज हुआ लैंडस्केप, और उससे क्या होगा, हो सकता है ये इन चीजों में कमी आए तो प्रेशर प्रभावित हो जाए उससे। तो इस वजह से हम कह सकते हैं, हालांकि ये चीजें जो है, अब कोई इलाका ऊंचाई पे है वो तो हमेशा ऊंचाई पे ही रहेगा, ऐसा तो नहीं कि वो इलाका नीचे आ जाएगा। कोई इलाका किसी, मान लीजिए इक्वेटोरियल एरिया में है या पोलर एरिया में है या कोई एरिया सब ट्रॉपिकल में है, तो वो उसका लोकेशन तो वही रहेगा, लेकिन स्पेशल और टेम्पोरल कहने का मतलब है मेनली यहाँ पे ह्यूमन फैक्टर अपना रोल प्ले कर रहे हैं। और इसमें एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट है कि जैसे स्पेशल स्पेशल में एक छोटा सा पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि जो हम लोग का, अगर हम वर्ल्ड मैप देखें तो वर्ल्ड मैप में मान लीजिए कहीं पे वाटर बॉडी है और वाटर बॉडी के जस्ट बगल में हमें कोई डिजर्ट देखने को मिल गया, तो ओवरऑल जनरलाइज वे में तो पूरा बेल्ट एक ही आपको मिलेगा किताबों में जब हम पढ़ेंगे तो। लेकिन वहां पे अगर हम माइक्रो लेवल की स्टडी करेंगे तो हम ये पाएंगे कि महासागरों के ऊपर क्या है, महासागरों के ऊपर वेपर ज्यादा है, और जो डिजर्ट एरियाज है वहां पे क्या है, वेपर की मात्रा कम है। तो ये चीजें भी प्रेशर को प्रभावित कर देती हैं, लेकिन ये बहुत छोटे लेवल की स्टडी हो जाएगी, ये जनरली कहीं पर हम लोग को मिलती नहीं है, और इसको इतने छोटे लेवल की स्टडी हम लोग कर भी नहीं सकते। उसका रीजन ये है कि उससे काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हमारा विषय हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक जनरलाइज वे में प्रेशर बेल्ट को पढ़ते हैं। और इसके बाद हम लोग थोड़ा सा एक चीज और देख लेते हैं, प्रेशर जो है ये दो तरह से हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। एक हम वर्टिकल एस्पेक्ट में प्रेशर की स्टडी करते हैं, मतलब लंबवत रूप में प्रेशर की स्टडी करते हैं, और एक हम हॉरिजॉन्टल रूप में प्रेशर की स्टडी करते हैं। जब हम लंबवत एस्पेक्ट में प्रेशर की स्टडी करते हैं, वर्टिकल वाले में, वहां पर जो हमारे एटमॉस्फेरिक एलिमेंट्स हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और वहां पर जो अभी हम लोगों ने देखा कि हाइट का क्या रोल है प्रेशर को घटाने में और बढ़ाने में, वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ काम करता है।
और हॉरिजॉन्टल वाले में प्रेशर, जब हम हॉरिजॉन्टल एस्पेक्ट में प्रेशर को पढ़ते हैं वो सीधा सीधा तापमान से संबंधित होता है। ठीक, तो ये हो गया प्रेशर। दो एस्पेक्ट में प्रेशर की स्टडी होती है, वर्टिकल एस्पेक्ट एंड हॉरिजॉन्टल एस्पेक्ट। वर्टिकल एस्पेक्ट में ये मेनली हाइट वाला जो फैक्टर है वो अपना रोल प्ले करता है, और हाइट एंड एटमॉस्फेरिक एलिमेंट्स ये सारी चीजें। और जो हॉरिजॉन्टल वाला हमारा एस्पेक्ट है उसमें टेम्परेचर अपना रोल प्ले करता है। अभी आगे हम लोग जब बेल्ट पढ़ेंगे तो ये चीज और अच्छे से एक्सप्लेन हम करेंगे। दोस्तों, हम लोगों ने प्रेशर से रिलेटेड जो बेसिक बातें हैं वो जान ली। अब आइए हम लोग सीधे अब बेल्ट्स पे आते हैं। देखिए, बेल्ट्स जो हैं उनमें सबसे पहले तो नाम देख लेते हैं हम लोग। ये आपका विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, हिंदी में कहेंगे उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी। ये आपकी सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी, और ये ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी। तो ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी पोलर एरिया में, पोल पर। ये उपध्रुवीय निम्न वायुदाब सब पोलर लो 60-65 डिग्री, और हाई प्रेशर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर उपोष्ण उच्च वायुदाब 30-35 डिग्री, और 0 से 5 डिग्री नॉर्थ और साउथ में ये आपका इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। और सेम यही पैटर्न साउथ हेमिस्फीयर में। तो ये आपकी प्रेशर बेल्ट्स हैं। और प्रेशर बेल्ट मैंने पिछले वाले अध्याय में ये चीज बताई थी कि प्रेशर बेल्ट दो तरह की होती हैं, थर्मल बेल्ट और डायनामिक बेल्ट। थर्मल बेल्ट वो बेल्ट्स होती हैं जिनका रिलेशन सीधे सीधे संबंधित है तापमान से। जैसे कि मैंने अभी आपको जब हम प्रेशर पढ़ा रहे थे तो वहां पे मैंने बताया था कि प्रेशर का और तापमान का एकदम विपरीत संबंध होता है। अगर कहीं पे तापमान कम है तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, तापमान अधिक है तो प्रेशर कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ये हम लोग देख चुके हैं। तो यहाँ पे थर्मल बेल्ट जो हमारी है वो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट और पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, ये दो प्रेशर बेल्ट हमारी थर्मल है। और 60-65 का लो प्रेशर बेल्ट और 30-35 का हाई प्रेशर बेल्ट, ये दो प्रेशर बेल्ट हमारा डायनामिक है। यहां पे क्या हो रहा है, इस एरिया में हाई टेम्परेचर है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि ये जो रीजन है हमारा, ये रीजन इंसुलेशन हमेशा या प्राप्त करता रहता है। हालांकि हमेशा वर्टिकल सन नहीं होता यहाँ पे, लेकिन फिर भी सन का जो मूवमेंट है वो इसी के इर्द गिर्द होता रहता है, उत्तरायण दक्षिणायन उत्तरायण दक्षिणायन ऐसे होता रहता है। तो ये जो हिस्सा है ये इंसुलेशन प्राप्त ठीक मात्रा में करता रहता है अगर हम कंपेयर करें बाकी एरिया से। तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर लो प्रेशर है कहाँ पर, ये आपका जो 0 डिग्री से 5 डिग्री जो मैंने यहाँ पे नोट भी कर दिया है, इस हिस्से में 0 डिग्री से 5 डिग्री आपका ये वाला जो हिस्सा है, ये यहाँ हाई टेम्परेचर है लो प्रेशर है। वैसे 23.5 नॉर्थ और 23.5 साउथ, इस हिस्से में तो आप लोग जानते हैं कि उत्तरायण और दक्षिणायन होता रहता है। तो इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं उष्ण कटिबंध का एरिया, क्योंकि ये इंसुलेशन जो है इस हिस्से को मिलता रहता है। तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर है लो प्रेशर है, हाई टेम्परेचर से लो प्रेशर क्रिएट होगा और हवाएं ऊपर उठेंगी। जब यह हवाएं ऊपर उठ गई तो इसी हवाओं के ऊपर उठने की वजह से यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट कर दिया। ठीक, आपका एक प्रेशर बेल्ट क्लियर है। ज्यादा कुछ इसमें हम लोग को नहीं पढ़ना है। किताबों में आप देखेंगे तो एक एक बेल्ट के बारे में काफी ज्यादा दिया हुआ है, कुछ किताबों में तो हम देख रहे थे बहुत कुछ लिखा हुआ है। मेन बात पे आपको फोकस करना है, मेन चीज लिखी ही नहीं है कि प्रेशर क्यों कम है। आपको बस ये इस चीज को समझना है कि प्रेशर कम होने का रीजन है कि हाई टेम्परेचर, हवाओं का ऊपर उठना, क्योंकि हाई टेम्परेचर होने पे हवा हल्की हो जाएगी, ऊपर उठ जाएगी और प्रेशर जो है वो हमारा कम हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर अगर हम इसकी बात करें इस हाई प्रेशर की, तो यहाँ पे हाई प्रेशर क्यों है, ये डायनेमिक बेल्ट है। यहाँ पे यहाँ से जो हवा उठी थी वो हवा यहाँ जाके उतर जाएगी। इस वजह से
यहाँ पे हाई प्रेशर बन जाएगा। हालांकि यहाँ पे आप देखिए तापमान बहुत ठंडा नहीं होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हाई प्रेशर है क्योंकि ये डायनेमिक बेल्ट है। हवाओं के उतरने के कारण यहाँ पे हाई प्रेशर बन गया है। अब बात आती है 60-65 के लो प्रेशर की। तो देखिए जो 60-65 का हमारा लो प्रेशर है, ये लो प्रेशर पृथ्वी जब रोटेट कर रही है तो उस रोटेशन के कारण वो रोटेशन जो है यहाँ पर हवाओं को ऊपर उठा दे रहा है, हवाएं ऊपर उठ जा रही हैं। और जैसे ही हवा ऊपर उठी वैसे प्रेशर कम हो जाएगा। स्वाभाविक सी बात है कि जो हवा दबाई हुई थी पृथ्वी को, जब वही ऊपर उठ जाएगी तो प्रेशर निश्चित सी बात है कम हो ही जाएगा। तो यहाँ पे इस वजह से लो प्रेशर है। और ये जो लो प्रेशर से हवा यहाँ उठी थी 60-65 से, वो भी आके 30-35 उच्च वायु दाब पे उतरेगी। तो 30-35 पर हाई प्रेशर होने के दो रीजन है। एक, विषुवत रेखीय निम्न वायु दाब से उठी हवा यहाँ उतरती है, और एक 60-65 लो प्रेशर से उठी हवा यहाँ पे उतरती है 30-35 पे। और ये दोनों दोनों लो प्रेशर से उठी हवाएं जब इस हाई प्रेशर पे उतरती हैं तो ये प्रेशर को हाई बना देती हैं। इसी वजह से यहाँ पे हाई प्रेशर होता है। और सबसे आखिरी जो हमारी पेटी है वो भी थर्मल है। दो पेटियां थर्मल हैं, पोलर वाली और इक्वेटोरियल वाली, और दो पेटियां डायनामिक हैं, 60-65 वाली और 30-35 वाली। पोलर वाले में स्वाभाविक सी बात है कि तापमान बहुत ठंडा है, बहुत ज्यादा ठंडा होता है, और हवा भारी रहती है, नीचे की ओर बैठती है, और हाई प्रेशर होता है। साथ ही साथ यहाँ पे इस लो प्रेशर से जो हवा उठती है वो यहाँ पे उतरती भी है। सेल वाला चैप्टर आप लोग एक बार देख लीजिएगा। अगर आप लोग सेल वाले चैप्टर को भी देख लेंगे और इसको भी देख लेंगे तब कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बट फिर भी मैं यहाँ पे जितना यहाँ के लिए जरूरी है उसको तो मैं ऐड कर ही दे रहा हूँ कि यहाँ से जो इस लो प्रेशर से हवा उठती है और इस हाई प्रेशर पे उतरती है वो भी प्रेशर को हाई बनाती है। लेकिन मेनली इसको हम थर्मल ही मानते हैं, क्योंकि हवाओं का उतरना तो एक बस प्रेशर बढ़ाने में एक रोल प्ले कर रहा है, लेकिन मेन यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है वो है यहाँ का तापमान बहुत कम होना। इस वजह से हवा नीचे बैठती है और प्रेशर हाई होता है। तो ये है दोस्तों हमारी प्रेशर बेल्ट्स। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट 0 डिग्री 0 डिग्री से 5 डिग्री साउथ और नॉर्थ हेमिस्फीयर में। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट 30-35 डिग्री नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर में, यहाँ और यहाँ। और सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट 60-65 डिग्री पर, और पोलर हाई प्रेशर बेल्ट पोलर एरिया में। और हमें उम्मीद है कि प्रेशर बेल्ट का कॉन्सेप्ट आपका कम समय में अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कहीं पे हाई प्रेशर है तो क्यों है, कहीं पे लो प्रेशर है तो क्यों है, उसके पीछे के रीजंस आप लोगों ने समझ लिए होंगे। अब एक चीज आप लोग जानते ही हैं कि हवा हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती है। तो बस इस चीज को आपको याद रखना है। और इसके पीछे भी रीजन है, मैंने कई क्लास में ये चीज बताई है कि प्रकृति ने इतनी अच्छी व्यवस्थाएं की हैं हर जगह। हीट बजट की चर्चा मैं अक्सर करता हूं कि हीट बजट एक इतनी अच्छी प्राकृतिक व्यवस्था है, और हीट बजट से ही हीट बैलेंस बना हुआ है। हमारा जो पृथ्वी का तापमान है वो बहुत अधिक न हो पाए और बहुत कम भी ना हो पाए, ऐसी व्यवस्था बनी हुई है। पृथ्वी, अगर आप एस्ट्रोनॉमी में को पढ़ेंगे तो एक गोल्डीलॉक्स जोन होता है। गोल्डीलॉक्स जोन में पृथ्वी है, जिससे पृथ्वी एक ठीक तापमान प्राप्त करे सन से, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, एक उचित दूरी पर है। इसी वजह से प्लस आप जानते हैं कि जो 51% हमको मिलता है इंसोलेशन, उसमें भी 34% डायरेक्ट मिलता है, 17% हमको डिफ्यूज डे लाइट के फॉर्म में मिलता है, बहुत कम करके मिलता है। और जो वापस लौटता है वो भी फिर काउंटर रेडिएशन की व्यवस्था है, जिससे तापमान पृथ्वी का बहुत ठंडा ना हो पाए, बहुत कम ना हो पाए, और जीवन संभव रह सके। ऐसी व्यवस्था प्रेशर के एस्पेक्ट में भी है। कहीं पर अगर लो प्रेशर है तो हवाएं उस लो प्रेशर को फिल करने के लिए हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर उनका मूवमेंट होता है। और ये एक इसी वजह से एक नियम बना है कि हवा हमेशा उच्च वायुदाब की ओर, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर उनका फ्लो होता है। तो बस इसी नियम को आपको यहाँ पे फॉलो कर लेना है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर हवा का फ्लो, इस हाई प्रेशर से इस लो प्रेशर, इस हाई प्रेशर से इस लो प्रेशर, इस हाई प्रेशर से इस लो प्रेशर। आप देखिए ध्यान से,
हाई प्रेशर, हाई प्रेशर। अब इस हाई से स्लो प्रेशर की ओर, इस हाई से स्लो प्रेशर की ओर पूरा विंड का सर्कुलेशन हो रहा है। वही सेम चीज यहां पर भी हो रही है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। अब आपको एक चीज थोड़ी सी रटनी पड़ेगी, आप विंड का जो डायरेक्शन है इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। और कई बार इसको जब आप ड्रॉ करेंगे, और अब तो ये दिक्कत आप लोग को बिल्कुल नहीं होगी, कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि हाई प्रेशर लो प्रेशर का क्या संबंध है, कैसे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा चलती है, ये चीज तो आप लोगों ने देख ली। अब बस आपको डायरेक्शन को थोड़ा सा ध्यान से देखना है बार बार, और डायरेक्शन एक बार याद हो जाएगी तो इजिली आप इसको ड्रॉ कर सकेंगे। अब बस इनका आप नाम रख दीजिए। जो इस एरिया में फ्लो हो रही है 60, जो पोलर हाई प्रेशर से सब पोलर लो प्रेशर की ओर फ्लो हो रही है, जो पोलर हाई प्रेशर से सब पोलर लो प्रेशर की ओर जिसका फ्लो हो रहा है वो पोलर विंड हो गई हमारी। जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से सब पोलर लो प्रेशर की ओर जिसका फ्लो हो रहा है वो हमारी वेस्टर्लीज हो गई, पछुआ हवाएं हो गई। और जिसका फ्लो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से इक्वेटोरियल लो प्रेशर की हो रहा है, ये हमारी ट्रेड विंड्स हो गई। वही सेम चीज साउथ हेमिस्फीयर में भी है। यही होती हैं आपकी प्राइमरी सर्कुलेशन की विंड्स। इसको हम लोग प्लेनेटरी विंड भी कहते हैं, प्रिवेलिंग विंड भी कहते हैं, परमानेंट विंड भी कहते हैं। और इन नामों के पीछे भी रीजन है। रीजन ये है, ये विंड देखिए पूरे अर्थ को कवर की है। बाकी जो विंड है, जो हमारा सेकेंडरी सर्कुलेशन है, जो हमारा टर्शरी सर्कुलेशन है, वो किसी लोकल लेवल पे होता है। अब ऐसा नहीं है कि चिनूक पूरे अर्थ को कवर कर रही है, या ब्लिजर्ड पूरे अर्थ को कवर कर रही है, या मॉनसून पूरे अर्थ को कवर कर रहा है, या साइक्लोन कहीं आ गया तो वो पूरे अर्थ को कवर कर रहा है, ऐसा नहीं होता। लेकिन जो हमारा प्राइमरी सर्कुलेशन की जो ये विंड है, ये इसे हम प्लेनेटरी विंड इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये पूरे प्लेनेट को कवर कर रही है। और ये परमानेंट विंड होती हैं, क्योंकि उसका क्या रीजन है, परमानेंट विंड का रीजन ये है कि इनका फ्लो परमानेंट होता है, हमेशा इनका फ्लो होता है। बाकी विंड्स का फ्लो हमेशा नहीं होता, हमेशा एक ही तरह इनका फ्लो होता रहता है। बाकी में देखिए डायरेक्शन चेंज होता है, मॉनसून में भी, या जो हम लोग की दैनिक समीर है उसमें भी, उन सब में डायरेक्शन चेंज होता है, उनका हमेशा फ्लो नहीं होता। कभी 6 महीने अलग चीज रहेगी, 6 महीने बाद स्थिति बदल जाएगी। लेकिन ये सब जो विंड्स हैं प्राइमरी सर्कुलेशन वाली, ये परमानेंट होती हैं और प्लेनेटरी होती हैं। और इसका एक नाम जैसे मैंने और बताया था, प्रिवेलिंग विंड, मतलब कि हिंदी में कहेंगे प्रचलित पवन। तो वही सारे इसके नाम है, टर्म्स हैं, और सबका मीनिंग यही है कि इसका फ्लो जो होता है वो हमेशा होता है, पूरे प्लेनेट को कवर करते हुए होता है, और इसलिए इसको ये ढेर सारे नाम दिए गए हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है। आपने रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s और श्रीकिंग 60s के बारे में पढ़ा होगा। और ये भी क्वेश्चन कई बार नेट जेआरएफ के एग्जाम में भी आया है कि फ्यूरियस 50s, श्रीकिंग 60s और रोरिंग 40s ये कहाँ होती हैं, क्या होती हैं, और किस हेमिस्फीयर में होती हैं। तो जो हमारी पछुआ हवाएं हैं 30-35 से 60-65 के बीच में जो फ्लो कर रही हैं, ये हवाएं नॉर्थ हेमिस्फीयर में देखिए लैंड ज्यादा है, वाटर बॉडीज लैंड का जो कॉम्बिनेशन है उसमें हम देखें तो लैंड की मात्रा अधिक है वहां पे। साउथ हेमिस्फीयर में क्या है, वाटर बॉडीज बहुत है, पूरा का पूरा वाटर बॉडी ही है ज्यादातर जो आपको मिलेगा। तो क्रम से वाटर बॉडीज है, लैंड कम है। इस वजह से नॉर्थ में तो नहीं, लेकिन साउथ हेमिस्फीयर में ये बहुत तेजी से फ्लो करती है। अगर वाटर बॉडी, पूरा वाटर बॉडी है, अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, जहां कहीं भी अगर बीच में लैंड नहीं पड़ रहा है, तो बिना किसी बाधा के वाटर का फ्लो बहुत तेजी से होता है। और जो ये फ्लो होता है, इस वजह से क्या होगा, साउथ हेमिस्फीयर में यही है कि लैंड है नहीं ज्यादा, ऑलमोस्ट वाटर बॉडीज का पूरा वहां पे एरिया है। तो इस वजह से क्या होगा, इतना तेजी से फ्लो है कि उस फ्लो की वजह से काफी एक वॉइस जनरेट होती है। इसको, चूंकि इसका फ्लो आप जानते हैं कि 30 से 60 के बीच में हो रहा है, तो 40 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे कहते हैं इसको रोरिंग 40s, 50 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे कहते हैं
फ्यूरियस 50s और 60 डिग्री 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे कहते हैं श्रीकिंग 60s। तो इस वजह से नॉर्थ हेमिस्फीयर में भी ये है, ऐसा नहीं है कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में वेस्टर्लीज 40 50 और 60 पे फ्लो नहीं करती, करती है फ्लो, लेकिन बस डिफरेंस ये है कि वहां पे क्योंकि लैंड है बीच बीच में, तो जो फ्लो होता है विंड का, वो फ्लो उस तरीके से नहीं हो पाता। यहाँ पे पूरा का पूरा वाटर बॉडी ही है, तो फ्लो बहुत तेजी से होता है, और जब ये पानी के ऊपर फ्लो होता है तो एक वॉइस जनरेट होती है, उसी को हम अलग अलग अक्षांशों पे उसके अलग अलग नाम रखे गए हैं। और इसी वजह से यहां से आपका एक चीज और क्लियर हो रहा है कि ये जो हमारा प्राइमरी सर्कुलेशन है, जो हम लोग के ओशन करेंट्स हैं, इसी तरीके से फ्रिक्शन करके, घर्षण करके जो हमारी ओशन करेंट्स हैं उसको भी ये प्राइमरी सर्कुलेशन ही जनरेट करता है। ओशनिक करेंट्स के ओरिजिन के पीछे इस प्राइमरी सर्कुलेशन का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। तो यहां से आपका एक कॉन्सेप्ट और क्लियर हुआ कि ओशन करंट्स इससे कैसे संबंधित हैं। जैसे जैसे ये विंड का फ्लो होता है, विंड अपने नीचे के पानी को भी अपने साथ साथ चलाता रहता है। हालांकि जिस तरीके से जितना ज्यादा विंड का फ्लो होता है उतना तेज पानी का फ्लो नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी उस विंड की सहायता से पानी का फ्लो या जल का फ्लो है वो भी थोड़ा थोड़ा होता है। और ये एक सिंपल सी चीज है, अगर हम किसी भी पात्र में जल भर दें और फैन ऑन कर दें तो हम देखेंगे कि उस फैन की हवा से, उस पंखे की हवा से एक मूवमेंट शुरू हो जाएगा वाटर में। वही चीज यहाँ पे हो रही है कि विंड तो ऊपर फ्लो कर रही है और उस फ्लो से जो फ्रिक्शन क्रिएट होगा सरफेस पे ओशन के, उससे करेंट्स जनरेट हो जाती हैं और वही हमारी कहलाती हैं डिफरेंट ओशन करेंट्स। तो हम लोगों ने प्रेशर बेल्ट को समझ लिया, प्राइमरी सर्कुलेशन को समझ लिया, डिफरेंट विंड्स को देख लिया, उस विंड्स के अंदर बहुत सारी चीजें थी उसको हम लोगों ने देख लिया। यहाँ पे आप जान ही रहे हैं इसको डोल्ड्रम कहते हैं। पिछले वाले अध्याय में भी मैंने इस चीज को बताया था कि 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ और साउथ में जो हमारा ये एक शांत क्षेत्र होता है, विषुवत रेखी निम्न वायुदाब की पेटी, इसको हम लोग डोल्ड्रम भी कहते हैं। और वहीं जो हमारा उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी है, इसको हम लोग हॉर्स लैटिट्यूड या अश्वच्छांश कहते हैं। 30-35 हाई प्रेशर बेल्ट। और ये क्वेश्चंस भी अक्सर आते हैं कि कहाँ पे हॉर्स लैटिट्यूड की स्थिति होती है, कहाँ पे डोल्ड्रम की स्थिति होती है। अब एक हम और चीज देख लेते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये अभी तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा, ये पूरा फ्लो, ये प्रेशर बेल्ट, ये वास्तव में एक आदर्श स्थिति है बस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। वास्तविकता ये है कि पृथ्वी पे हमेशा ऐसी स्थिति नहीं रह पाती है। क्यों नहीं रह पाती है? क्योंकि आपको पता होगा सूर्य की दो स्थितियां होती हैं, उत्तरायण की और दक्षिणायन की। ये 0 डिग्री है और इसके ऊपर नॉर्थ हेमिस्फीयर, इसके ऊपर साउथ हेमिस्फीयर। सूर्य का जो प्रभाव है जब वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में ज्यादा रहता है तो वो उत्तरायण की स्थिति हो जाती है, किरणें नॉर्थ हेमिस्फीयर में पड़ती हैं। और जब साउथ हेमिस्फीयर में हो जाता है तो उसको हम दक्षिणायन बोलते हैं, किरणें साउथ हेमिस्फीयर में पड़ती हैं। तो उत्तरायण जब होगा, जब सूर्य उत्तरायण होगा, तो उस वजह से जो पेटियां हैं ये थोड़ा थोड़ा उत्तर की ओर खिसक जाएंगी, ठीक। और जब सूर्य दक्षिणायन होगा तो पेटियां थोड़ा सा दक्षिण की ओर खिसक जाएंगी। और जब ये पेटियां खिसकेंगी तो इन हवाओं की दिशा में भी हमें थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा। एक छोटी सी चीज यहाँ पे ऐड कर दे रहे हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा। ये मान लीजिए, और एक छोटी सी चीज है, अगर आप लोग थोड़ा सा कोरियोलिस बल ये सब पढ़े हैं तो इजिली ये चीज आप लोग समझ लेंगे कि ये 0 डिग्री है। मान लीजिए सूर्य उत्तरायण हुआ और ये 0 डिग्री की जो पेटी है ये थोड़ा सा यहां खिसक गई। अगर ये पेटी यहां चली आई तो यहां आने पे क्या हो जाएगा कि अब ये जो ट्रेड है इसको लो प्रेशर तक पहुंचने के लिए, अभी ये इसको लो प्रेशर यहीं मिल जा रहा था, लेकिन अब इसको लो प्रेशर तक पहुंचने के लिए 0 डिग्री को क्रॉस करना पड़ेगा। और जब ये क्रॉस करेगी तो जैसे ही ये इसको क्रॉस करेगी और इधर आएगी तो
इसका जो डायरेक्शन है वो कोरियोलिस बल डिफ्लेक्शन फोर्स के कारण क्या होगा, विक्षेप बल के कारण नॉर्थ हेमिस्फीयर में इसका जो डायरेक्शन है वो कैसे हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में हवा, ये कोरियोलिस नियम है, कोरियोलिस फोर्स में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है कि उत्तरी गोलार्ध में हवा अपने दाहिनी ओर टर्न कर लेगी, घूम जाएगी, और वहीं मान लीजिए कि जो पेटी है वो दक्षिण की ओर खिसक गई। एक हम एग्जांपल ले रहे हैं, अभी हम लोगों ने उत्तर का केस देखा, अगर पेटी दक्षिण की ओर खिसक गई, सूर्य दक्षिणायन हो गया और ये पेटी थोड़ा सा यहां आ गई, तो इस ट्रेड को, लो प्रेशर को प्राप्त करने के लिए अब इस वाली ट्रेड को 0 डिग्री को क्रॉस करके आना पड़ेगा, और जब वो 0 डिग्री को क्रॉस करके आएगी तो वो कोरियोलिस बल, फेरल का नियम, इन सब के अकॉर्डिंग क्या होगा, वो दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर घूम जाएगी और ऐसे चली आएगी। तो मैंने इस पॉइंट को भी ऐड कर दिया क्योंकि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग इस चीज को भी समझ लें कि ये एक आदर्श स्थिति है, और ये आदर्श स्थिति सिर्फ 2 ही दिन होती है, क्योंकि 2 ही दिन ऐसा होता है जब जो सूर्य है वो विषुवत रेखा पे लंबवत होता है। एक तो आपका 21 मार्च और एक 23 सितंबर। इसके अलावा 21 जून को कर्क रेखा पे लंबवत होता है, यहाँ पे 23.5 डिग्री है, थोड़ा सा इसके नीचे, और 22 दिसंबर के आसपास मकर रेखा पे लंबवत होता है, और इसी बीच में इस पूरे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उत्तरायण दक्षिणायन की स्थिति होती रहती है। तो ये रहा दोस्तों प्रेशर बेल्ट का जो शिफ्टिंग है, हम लोगों ने उस शिफ्टिंग को भी समझ लिया, और ये जो शिफ्टिंग होगी, इस शिफ्टिंग होने की वजह से अगर पेटी नॉर्थ में शिफ्ट हुई तो साउथ की ट्रेड को 0 डिग्री को क्रॉस करके नॉर्थ हेमिस्फीयर में आना पड़ेगा, और वो कोरियोलिस बल के कारण घूम जाएगी। और अगर पेटी साउथ में शिफ्ट हुई तो नॉर्थ वाली ट्रेड को 0 डिग्री को क्रॉस करके आना पड़ेगा साउथ हेमिस्फीयर में, और ये भी घूमेगी कोरियोलिस बल के कारण, वो सब अभी हम लोगों ने देखा। और ये जो शिफ्टिंग हो रही है और ये जो क्रॉस करके आ रही, क्यों क्रॉस करके आ रही, क्योंकि इसको तो लो प्रेशर तक आना है, अभी इसको लो प्रेशर यहीं मिल जा रहा था, तो ये स्थिति थी। लेकिन जब लो प्रेशर यहां चला गया, मान लीजिए पेटी साउथ शिफ्ट हो गई, तब तो इसको यहां आना ही पड़ेगा क्रॉस होके, या लो प्रेशर अगर उत्तरायण स्थिति हो गई, लो प्रेशर यहां चला गया, तब तो इसको लो प्रेशर प्राप्त करने के लिए नॉर्थ हेमिस्फीयर में जाना ही पड़ेगा। जैसे ही साउथ की ट्रेड इक्वेटर को क्रॉस करेगी या नॉर्थ की ट्रेड इक्वेटर को क्रॉस करेगी, डायरेक्शन में चेंजेस आ जाएंगे। और ऐसा होता है अर्थ के रोटेशन के कारण, अर्थ के रोटेशन से एक डिफ्लेक्शन फोर्स जनरेट होता है, और उसी से क्रिएट होता है कोरियोलिस इफेक्ट। दोस्तों बस ये लास्ट एक पॉइंट है, इसको हम लोग समझ लेते हैं और इस चैप्टर को खत्म करते हैं। ऑलरेडी काफी लंबा लेक्चर हो गया है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था, काफी चीजें हम लोगों ने देखी। अब इस लास्ट पॉइंट को आप लोग समझ लीजिए, रिलेशन विथ टेम्परेचर। देखिए कुछ अपवाद होते हैं, और इसको मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि यहां से क्वेश्चंस कई बार आए हैं कि जैसे तापमान का जो संबंध होता है दाब से, वो अभी हम लोगों ने देखा कि टेम्परेचर में और प्रेशर में विपरीत रिलेशन है। जहां पे टेम्परेचर अधिक होगा वहां पे प्रेशर कम हो जाएगा, जहां पे टेम्परेचर कम है वहां पे प्रेशर अधिक हो जाएगा, और इसके पीछे के जो रीजन है वो भी हम लोगों ने समझे। लेकिन कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे जैसे हम ऊपर उठते हैं अल्टीट्यूड में, वैसे वैसे तापमान तो कम होता जाता है। मान लीजिए कि हम सरफेस पे हैं और हम किसी पहाड़ी क्षेत्र में चले गए, तो वहां तो प्रेशर कम हो गया, लेकिन वहां तो तापमान भी कम है। अगर ये रूल हम फॉलो करें तब तो पहाड़ी क्षेत्रों में हम अगर कश्मीर चले गए, अगर हम चले गए उत्तराखंड या हिमाचल, तो वहां पे तो कम तापमान के कारण अधिक प्रेशर होना चाहिए, नियम तो यही कहता है। लेकिन वहां पे प्रेशर कम होता है, वहां पे हाइट का रोल होता है। वहां पे क्या होता है, वो क्षेत्र अधिक हाइट पे है, वहां पे एटमॉस्फेयर हमारा क्या है, वहां का विरल है अपेक्षाकृत नीचे के, प्लस वहां पे जो एटमॉस्फेरिक लेयर्स का जो प्रेशर पड़ रहा है वो नीचे की अपेक्षा कम पड़ रहा है। ये भी जो हम लोगों ने हाइट वाली बात देखी थी, प्लस हम लोगों ने जो एटमॉस्फेरिक एलिमेंट वाली चीज देखी थी कि नीचे की ओर हमारे जितने भी एटमॉस्फेरिक एलिमेंट हैं, भारी गैस नीचे की ओर ज्यादा है, जितने भी अदर एलिमेंट्स हैं एटमॉस्फेयर के वो नीचे की ओर ज्यादा हैं, ऊपर इनकी संख्या कम होती गई है। तो हाइट और एटमॉस्फेरिक एलिमेंट्स, ये जो चीजें हैं ये वहां पे अपना रोल प्ले कर रही हैं।
तो हर जगह ये चीज नहीं, हर जगह ये नियम काम नहीं करता। अगर हम वर्टिकल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, लंबवत रूप में अगर हम प्रेशर के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो वहां पर जो हमारा हाइट वाला पॉइंट है और जो हमारे एटमॉस्फेरिक एलिमेंट वाला पॉइंट है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और अगर हम नॉर्मल हॉरिजॉन्टल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो वहां पे तो अपना पुराना नियम काम करता है, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। यहाँ पर हम एक पॉइंट और ऐड कर दे रहे हैं कि कहीं कहीं पे ट्रेड विंड्स को और पोलर विंड्स को ईस्टर्ली भी बोला जाता है। जैसे जब आप बुक्स में पढ़ेंगे, बुक्स में तो ये चीज़ नहीं मिलेगी, लेकिन वेबसाइट्स पे जब आप पढ़ेंगे, कहीं ऑनलाइन पढ़ेंगे, तो वो लोग बहुत जगहों पर जो फॉरेन स्कॉलर्स हैं वो ईस्टर्ली शब्द का यूज़ करते हैं, जो कि गलत नहीं है, लेकिन हम लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ जल्दी ईस्टर्ली हम लोग यूज़ नहीं करते। तो ईस्टर्ली कहने का रीज़न ये है, देखिए इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि हवा जिस दिशा से उसकी स्टार्टिंग हुई है, जहाँ से वो शुरू हुई है, उसी के बेस पे हम नामकरण करते हैं। जैसे अगर हम पोलर विंड को देखें तो वो ईस्ट से आ रही है, अगर हम ट्रेड विंड को देखें तो वो भी ईस्ट से आ रही है, वेस्ट की ओर जा रही है। इसीलिए इन दोनों को हम कहते हैं ईस्टर्लीज, और वेस्टर्ली जो है वो वेस्ट से ईस्ट की ओर जा रही है, इसलिए उसको कहते हैं वेस्टर्लीज। और इधर बीच हम लोग के नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में कई बार इससे क्वेश्चन आया है, और वहाँ पे ट्रेड की जगह ईस्टर्ली शब्द का यूज़ किया गया है, और जिन लोगों को नहीं पता है वो इस वजह से उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। ये वाला है छोटी सी चीज़ लेकिन इम्पॉर्टेंट है। तो ईस्टर्लीज हम लोग ट्रेड विंड्स को कहते हैं और पोलर विंड्स को कहते हैं, और वेस्टर्लीज आपको पता है, ये पोलर विंड के लिए स्पेशली हम लोग पोलर ईस्टर्ली शब्द का यूज़ करते हैं। ये हम लोग का चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और आगे हम लोग क्लाइमेटोलॉजी का कोई और अच्छा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे। फिलहाल इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।